नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो क्या है आधार से जुड़ा सरकार का नया और बड़ा फरमान? क्या है यूपी सरकार के किसानों की कर्ज माफी का फॉर्मूला? और जल्द भारत में भी बनेगा आपका फेवरेट एप्पल फोन। लेकिन कैसे? इन तमाम खबरों के साथ होंगी और ढेर सारी खबरें आपके फायदे की। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइन। आधार से जुड़ा सरकार का सबसे बड़ा फरमान। अब आधार से जुड़ेगा आपका मोबाइल नंबर, बिना वेरिफिकेशन मोबाइल हो जाएंगे बंद। अपनी तिजोरी से किसानों का कर्ज माफ करेगी यूपी सरकार। जरूरत पड़ी तो खर्चों में की जाएगी कमी। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बोले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल। किसानों के लिए अच्छी खबर, मानसून की चाल रहेगी सामान्य। मौसम विभाग ने कहा नहीं होगा एल नीनो का ज्यादा असर। भारत में फोन बनाने के लिए एप्पल का रास्ता होगा साफ। सरकार कर सकती है नियमों में बदलाव। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। एसबीआई लाइफ के आईपीओ की तैयारी। कुल 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना। आईपीओ के जरिए बिकेगा 8% हिस्सा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। 9100 के पार निफ्टी। बैंक शेयरों ने भी दिखाया दम। ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर नाखुश फसाई। आईआरसीटीसी से कहा भले ही दाम बढ़े लेकिन क्वालिटी हो बेहतर। और रेडमी A4 ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड। कंपनी का दावा सिर्फ 4 मिनट में बेचे 2.5 लाख फोन। और आधार से जुड़ी एक बड़ी खबर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा फरमान सुना दिया है। अब अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो वो बंद हो जाएगा। 1 साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है। ज्यादा डिटेल के लिए जुड़ रही है दिल्ली से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, क्या है ये सरकार का फरमान और क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, टेलीकॉम मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि देश में जितने भी मोबाइल सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जरूरी होगा कि वो आधार के जरिए अगर उन्हें अपनी नंबर चालू रखना है तो ई वेरिफिकेशन कराए। साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि ये ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और एसएमएस और मैसेजेस के जरिए जो कंज्यूमर्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। जो ये लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से वो ये कि 6 फरवरी 2018 तक जितने भी मोबाइल सब्सक्राइबर हैं उन सबका ई वेरिफिकेशन हो जाए। मैं यहां पर आपको बता दूं कि फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था और साथ ही साथ जो टेलीकॉम रेगुलेटर है ट्राई, उसने भी सिफारिश की थी कि जो सिम का फर्जीवाड़ा हो रहा है, किसी को पता नहीं कि किसके नाम पर सिम कहां और कैसे इस्तेमाल की जा रही है, उसको रोकने के लिए ये जरूरी है। साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू करती हैं कितने नंबरों को वो दोबारा से वेरिफिकेशन कर रही है, इसकी जानकारी हर हफ्ते उन्हें अपनी वेबसाइट पर तो डालनी ही होगी, साथ ही साथ टेलीकॉम मंत्रालय को भी भेजनी होगी। जी दीपाली, तो ये जो मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन का प्रोसेस है आधार के रास्ते, वो क्या होगा इसका तरीका? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सभी मोबाइल सब्सक्राइबर को एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप अपना ई वेरिफिकेशन करवाने के लिए आउटलेट पर जाएंगे। जैसे ही आप अपना कोड दिखाएंगे तब उससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो ई वेरिफिकेशन है जो आधार के जरिए किया जाएगा, इसके लिए अलग से फॉर्म होगा। उस फॉर्म में उपभोक्ता के लिए जरूरी होगा कि वो अपना आधार नंबर दे और साथ ही साथ जो उनके घर का पता है वो देना भी जरूरी होगा। और जब सब्सक्राइबर का जो डेटा बेस है वो लगातार कंपनियों की तरफ से अपडेट किया जाएगा। और यहां पर एक बात ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो हो सकता है कि आपको एक बार फिर से ई वेरिफिकेशन करवाना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए दीपाली। तो अब अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपका फोन बंद हो जाएगा, सीधी और साफ बात। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से किसानों की कर्ज माफी का खर्चा उठाएगी। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात आज कही। वित्त मंत्री केंद्रीय सरकार, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वहां के योग्य और बहुत विश्वसनीय माननीय मुख्यमंत्री और हम पूरी कैबिनेट मिलकर जो है मैंने कहा कि इसमें जो जरूरी खर्चों की कटौती है वो करें, अनियमितताओं को दूर करें और जो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से पिछला था उसके लिए देखते हुए हम संसाधन बनाएंगे
और निश्चित रूप से जो है वो किसानों का कर्ज माफ होगा, ऐसा हम लोगों का पूरी तरह से विचार है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा आश्वासन और इधर पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर। मानसून को लेकर इस साल अच्छी उम्मीदें हैं। आईएमडी ने कहा है कि अल नीनो का डर बेवजह है और मानसून सामान्य रहेगा। आईएमडी का कहना है कि मानसून वक्त पर पहुंचेगा। अगर जुलाई के बाद अल नीनो आता भी है तो इससे ज्यादा असर नहीं होगा। इससे पहले एक अमेरिकी एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि इस बार भारत में अल नीनो का असर हो सकता है, जिसका प्रभाव मानसून पर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर उसके आसपास अगले 2 से 3 दिन में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो सब लोग महसूस कर रहे हैं कि मार्च में ऐसी चुभती जलती गर्मी नहीं हुआ करती थी, मगर मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 1 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान था 32 डिग्री सेल्सियस, 15 मार्च को ये अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और 23 मार्च को 38 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी 8 दिनों में दिल्ली एनसीआर में पारा 8 डिग्री तक चढ़ गया। मौसम विभाग पहले ही अनुमान जारी कर चुका है कि इस साल गर्मियों में पारा सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री तक ज्यादा रहने वाला है। ताजा अनुमान है कि इसकी झलक 2-3 दिन में दिख जाएगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ऑल दिस एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री अभी देखेगा तो टेम्परेचर मार्केटली अबव नॉर्मल है। अभी यस्टरडे का तापमान रिकॉर्ड किया हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर देखेगा तो दिल्ली में एंड सराउंडिंग में टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज अबव नॉर्मल। तो अभी 2 दिन में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी थोड़ा 2 to 3 डिग्रीज का राइज होने का चांस है। और सेंट्रल पार्ट्स, वेस्ट एमपी, राजस्थान, वेस्ट राजस्थान एंड इवन सम पार्ट ऑफ हरियाणा एंड ऑल। साल 2016 सबसे गर्म साल रहा था। दिल्ली की बात करें तो 2013 के मार्च में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी, जिससे गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम था। लेकिन इस साल मार्च काफी ड्राई रहा। नतीजा, गर्मी से राहत की उम्मीद करने से बेहतर है कि आप उपाय करें। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां लगातार दूसरे दिन मजबूती का रुख रहा। निफ्टी 9100 के ऊपर खुला और पूरे दिन बाजार में मजबूती रही। बैंकों, खासकर सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 89 और निफ्टी 21 पॉइंट की हल्की तेजी के साथ बंद हुए। आज बाजार को सहारा दिया बैंक शेयरों ने। सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों आज जोश में दिखाई दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% तो एसबीआई 3% चढ़ा। आईटीसी और रिलायंस जैसे शेयरों ने भी आज जोश दिखाया, लेकिन आईटी शेयर कमजोर रहे। स्टेट बैंक की इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ का आईपीओ आने वाला है। बैंक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए कंपनी में कुल 10% हिस्सेदारी बेचने वाली है, जिसमें से आईपीओ के जरिए 8% हिस्सा बेचा जाएगा। बैंक के सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हिस्सा बेचने को मंजूरी दे दी है। एसबीआई लाइफ बीएनपी पारिबा और एसबीआई का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें बैंक की हिस्सेदारी 74% है। ट्रेनों में मिलने वाले खाने की क्वालिटी के अलावा इसकी साफ सफाई को लेकर भी पैसेंजर्स अक्सर सवाल उठाते हैं। अब ये मामला रेलवे के अलावा फूड रेगुलेटर फसाई की नजरों में भी आ गया है। फसाई ने रेलवे को खान पान की साफ सफाई में सुधार करने की सलाह दी है। साथ ही बहुत जल्दी इस बारे में एक मैनुअल को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। ट्रेनों के अंदर मिलने वाले खाने की क्वालिटी और हाइजीन से फूड रेगुलेटर फसाई संतुष्ट नहीं है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात में फसाई ने ट्रेन में खाना रखने और परोसने के तरीकों को नुकसानदेह बताया है। फसाई का कहना है कि खाने की प्लेटें अक्सर शौचालय के सामने रखी जाती हैं और बचे हुए खाने को डिस्पोज करने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये कोच में फैल जाता है। खाना देते हैं वो भी जो बासी देते हैं सर, खाना भी सही नहीं होता है, कई दिन का बना हुआ होता है। थालियां रखी होती जमीन पे डाल के चले जाते हैं, बुकिंग करते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, जमीन पे डालते हैं, थालियां पड़ी रहती हैं वहीं के वहीं और उन्हीं में दोबारा फिर पैक होकर आता है। जो तरोताजा जो मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिलती हैं और जो मटेरियल होना चाहिए जिस ढंग का, जो पैसे लेते हैं 20 से 25 रुपए, उसके हिसाब से वो चीज है नहीं। फसाई ने रेलवे को पैकेज वाटर, रेल नीर की क्वालिटी की जानकारी देने के लिए भी कहा है। साथ ही बेहतर साफ सफाई के लिए कोच के डिजाइन में बदलाव करने की भी सलाह दी है। ये भी कहा है कि कोच के अंदर और मेन्यू में हाइजीन से जुड़े दिशा निर्देश दिए जाएं। फसाई ने रेलवे के लिए सेफ फूड ऑन ट्रैक का मैनुअल भी बनाया है। ट्रेन में पैसेंजर्स को हाइजीनिक खाना मिले, इसके लिए रेलवे अब एफएसएसआई के साथ मिलकर काम कर रही है। फूड रेगुलेटर ने इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली।
हमने कुछ दिन पहले ये खबर दिखाई थी कि केंद्र सरकार सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर काम कर रही है। आश्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अपना रोजगार करने वाले लोगों को ESIC जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। चेंजेस लाने में देश में ज्यादा लोगों को जितने भी जो अनऑर्गनाइज्ड लोग हैं, असंगठित मजदूर है, असंगठित मजदूर जो लोग जिनका वेतन हमारा भी ESIC का 21,000 से नीचे भी है, 11,000 का आदमी है, 15,000 का है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट में ही होता है। ये सभी एस्टैब्लिशमेंट में और सभी लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, उसके विचार से जो है प्रधानमंत्री का विचार है। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द भारत में भी बनेगा आपका फेवरेट एप्पल फोन। पूरी खबर देखिए आगे। देश में दिग्गज कंपनी एप्पल के बिजनेस प्लान की राह आसान होती दिख रही है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एप्पल की ज्यादातर मांगों पर मोहर लगा सकती है और इसके लिए सरकार विकल्प भी तलाश रही है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार एप्पल की मांगों को स्वीकार करने के लिए किस तरीके क्या किसी तरह से नियमों में ढील दी जाएगी, क्या किया जाएगा? सरकार जो उपाय तलाश रही है उसमें सबसे खास बात यह है कि सरकार जो भी रियायतें देंगी, चाहे वो टैक्स छूट संबंधी रियायत हो या फिर दूसरी रियायतें हो, वो सिर्फ एप्पल के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये दूसरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी होंगी। क्योंकि अगर सिर्फ एप्पल को छूट दिया जाता है तो फिर दूसरी जो कंपनियां हैं वो सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाएंगे। इसलिए नियमों में ही जरूरी फेरबदल किया जाएगा और वो फेरबदल कुछ इस तरह से किया जाएगा कि उसका फायदा एप्पल को तो मिले ही, लेकिन दूसरी कंपनी भी कोई इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसको भी इसका फायदा मिले। अब एप्पल की मांग दो है खासतौर से, जिस पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। पहली बात तो यह है कि एप्पल के करीब 90% मामलों में, कई प्रोडक्ट के तो 90% कंपोनेंट दूसरी कंपनियां बनाती हैं, जिससे एप्पल आउटसोर्स करता है। तो यहां पे एप्पल का यह कहना है कि अगर हम बाहर में जो हमारे कंपोनेंट मेकर हैं उनसे हम सामान लेकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि भारत में होगी वहां पे लाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए या फिर कम लगाई जाए। तो ये एक मांग है जिस पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। दूसरी मांग ये है कि एप्पल का कहना है कि उनके अधिकांश कंपोनेंट मेकर जो हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी यूनिट लगा सकते हैं। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भारत के किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या बाजार में सामान बेचा जाता है तो उस पर ड्यूटी लगती है। एप्पल का कहना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो उसके कंपोनेंट मेकर हैं वहां से सामान बना करके अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाते हैं तो उस पर ड्यूटी ना लगाई जाए। तो सरकार इस मांग पर भी सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और इसके लिए हो सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़े हुए टैक्स से जो नियम है उसमें बदलाव करने की संभावना सरकार तलाशे। इसके दो फायदे होंगे, एक एप्पल जैसी कंपनियों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसकी रौनक बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है तो वहां भी रौनक फिर से लौट सकती है। और एप्पल की मांग इस वजह से ज्यादा जायज हो रही है क्योंकि एप्पल के अधिकांश सामान उसके कंपोनेंट मेकर बनाते हैं और एप्पल के कई मामलों में 90% सामान के पेटेंट हो रखे हैं। तो एप्पल के लिए आउटसोर्स करने की एक सीमाएं हैं, उससे ज्यादा दूसरे को सामान बनाने की इजाजत एप्पल दे भी नहीं सकता है। लक्ष्मण, लेकिन एक बात यहां पर जरूर थोड़ी दिलचस्पी जगाती है और ये कि एप्पल को लाने के लिए सरकार इतनी बेकरार क्यों दिख रही है कि वो बाकी चीजों को भी थोड़ा आगे पीछे करे? दरअसल भारत सरकार की बेकरारी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि एप्पल जैसा ब्रांड अगर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो फिर भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया मुहिम है उसको एक बड़ी सफलता मिल जाएगी। क्योंकि एप्पल बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर निवेश लेकर के आएगा। और दूसरी चीज, रोजगार के मौके पर भी सरकार को एक बड़ी सफलता मिलेगी क्योंकि एप्पल के आने से यहां रोजगार के काफी बड़े अवसर पैदा होंगे। दूसरी तरफ एप्पल को भी भारत आने की बहुत बड़ी इच्छा है क्योंकि कारोबार के लिहाज से भारत एक बड़ा बाजार है, यहाँ पे खरीदार बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ चीन जहां पे अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ रही हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वहां पे बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से एप्पल को भारत अपना काफी अच्छा अवसर मान रहा है। यही वजह है कि एप्पल लगातार भारत सरकार के संपर्क में है और हो सकता है कि जल्द ही इस पर फैसला देखने को मिले। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ लेंगे एक और ब्रेक के बाद टोयोटा का लेक्सस ब्रांड भारत में लॉन्च। तो कैसी है इसकी कारें और क्या है इनकी खासियत, देखिए आगे।
2 दिन पहले जब बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर यह बताया कि ड्यूरेक्स अपनी जीन्स लॉन्च करने जा रहा है तो सब हैरान रह गए। ड्यूरेक्स कॉन्डम्स बनाने वाली रैकेट बेंकाइजर ने एफएमसीजी बिजनेस से हटकर अपीरियल बिजनेस में क्यों उतरने का फैसला किया, इस पहली को सुलझाने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी शिबानी गरज। शिबानी, क्या है ये ड्यूरेक्स जीन्स? बाबा रामदेव के जीन्स के बाद लोगों को सच में लगा कि रैकेट बेंकाइजर ड्यूरेक्स के साथ अपनी एक डेनिम रेंज लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आज के अनाउंसमेंट के बाद ये पता चला कि ये एक डेनिम की रेंज नहीं है, बल्कि एक कॉन्डम का ही वेरिएंट है जो ड्यूरेक्स ने लॉन्च किया है ड्यूरेक्स जीन्स के नाम से। मतलब रैकेट बेंकाइजर और ड्यूरेक्स ने एक हफ्ते पहले, अप्रैल फूल के एक हफ्ते पहले लोगों को, सभी को बेवकूफ बनाया ये कहते हुए कि उनकी जीन्स आने वाली है। तो पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो आया, सोशल मीडिया पर आया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो आया जिसमें ये दिखाया गया कि उनके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह एक जीन्स ट्राई कर रहे हैं, एक ट्रायल रूम में है और जीन्स ट्राई कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो पहले हैं जिन्होंने ड्यूरेक्स की जीन्स ट्राई की है। तो ये वीडियो के अराउंड काफी बातें चली, कई सवाल उठे कि आखिरकार ड्यूरेक्स अपनी डेनिम की रेंज क्यों लॉन्च कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो एक कॉन्डम का ही वेरिएंट है जो ड्यूरेक्स लॉन्च कर रहा है और इसके अराउंड काफी चर्चा हुई और ओवरऑल इस कैंपेन को लेकर काफी एक्साइटमेंट भी सभी जगह दिखी। जी शिवानी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। टोयोटा ने अपनी लग्जरी ब्रांड लेक्सस को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने लेक्सस ब्रांड में फिलहाल 3 हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च की है। इसमें सबसे सस्ती सेडान कार ES300H है जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए है, जबकि सबसे महंगी RXF स्पोर्ट SUV 1,10,00,000 रुपए की है। इन कारों को इंपोर्ट कर बेचा जाएगा। कंपनी फिलहाल दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में शोरूम्स खोल रही है, जबकि इसके सर्विस सेंटर दूसरे शहरों में भी हैं। टोयोटा लग्जरी कार सेगमेंट में तेजी से बढ़ रही है और हाइब्रिड कारों की डिमांड को कैश कराना चाहती है। फिलहाल देश में BMW और टोयोटा की हाइब्रिड कारें बेच रही है, जबकि अगले महीने पोर्शे इंडिया भी पैनामेरा का हाइब्रिड वर्जन लेकर आने वाली है। बजट फोन के बाजार में Xiaomi ने Redmi 4A ने इतिहास रच दिया है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ 4 मिनट में 2.5 लाख फोन बेच दिए गए। Redmi 4A की बिक्री आज Xiaomi की वेबसाइट और Amazon पर शुरू की गई और 4 मिनट में ही फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। 6,000 रुपए के इस फोन में बहुत कुछ ऐसा है जो इस सेगमेंट के दूसरे फोन्स में नहीं है। मसलन 5 इंच का HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसमें 16 GB का इंटरनल स्टोरेज भी है। ये फोन 4G वोल्ट पे सपोर्ट करता है। फोन में 2 GB का रैम है और स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर दिया गया है। और वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।